Hey everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So as you know guys कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 की चल रही है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, आप इसे यूनिट कह सकते हैं। सो इसमें हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट ई पार्ट, एरर्स इन मेजरमेंट। सो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट टॉपिक है। एंड एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई कि जो सी पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो यूजुअली नहीं पूछा जाता है और वो हमारे सिलेबस में होता नहीं है, वो पहले से ही डिलीटेड होता है। सो लेट्स मूव ऑन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। सो पहले हम देख लेते हैं कि एरर्स का मतलब क्या होता है। सो एरर्स का मतलब होता है गलती। मतलब हम कोई वैल्यू चेक कर रहे हैं और हम उसे गलती है हमारी, उसमें किसी टेक्निक के कारण गलती है या हम उसे गलत देख रहे हैं या और भी कुछ गलतियां होती हैं हमारी। सो इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। मतलब जो असली वैल्यू है वो वैल्यू और जो हमने मेज़र किया है वैल्यू, उसमें जो हम माइनस कर दें तो वो हमारी गलती आ जाएगी। मान लीजिए कि हमारे मतलब वेट हमें दिया गया 1 kg का और हमने मेज़र किया तो हमें मिला वो 1.1 kg का। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 1.1 में से -1 कर दें तो 0.1 है जो हमारी एरर की वैल्यू आई है। मतलब हमने गलत वैल्यू निकाली है उसकी, वो हमारा एरर हो गया। तो अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की तरफ। आपने नहीं सुना होगा कि एरर्स की भी टाइप होती है, मतलब हमारी गलतियों की भी टाइप होती है, बट फिज़िक्स में ऐसा होता है। सो फिज़िक्स में जो एरर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं। सो सिस्टमेटिक एरर्स को हम पंजाबी में विधिगत गलतियाँ कहते हैं और हिंदी में इसे सिस्टम में त्रुटि कहते हैं। सिस्टम मतलब सिस्टम में ही कोई गलती है, जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वही गलत है। तो इसके सोर्सेज देखते हैं कि कहाँ कहाँ से सिस्टमेटिक एरर्स हमें मिलते हैं, कैसे कैसे ये गलतियाँ हम करते हैं, सिस्टम में कैसे गलती आती है। तो पहला है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब जब कोई इंस्ट्रूमेंट है, डिज़ाइन हो रहा है, उसे डिज़ाइन किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो उसी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एरर के कारण, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हमारी जो मेजरमेंट में एरर आ जाता है उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। यही एक सिस्टम में एरर आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। मतलब हम जो टेक्निक अपना रहे हैं, जो हम प्रोसीजर अपना रहे हैं जिससे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, वो ही हम गलती कर रहे हैं उसमें ही। मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री में अगर आपको अल्कोहल पहले डालना था और आपने ग्लिसरीन पहले डाल दिया, कोई एक्सपेरिमेंट था, आपने अल्कोहल को पहले डाला था पर आपने ग्लिसरीन डाल दिया, वो हमारी गलती है, हम उसमें प्रोसीजर ही गलत फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ कहा गया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट कीजिए, तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव से कर रहे हैं, उसमें हमारी गलती है। हम प्रोसीजर ही गलत फॉलो कर रहे हैं, हमारी टेक्निक ही गलत है। और हम ऐसे कह सकते हैं जब हम थर्मोमीटर में आर्मपिट में लगाते हैं तो वो हमारी जनरल बॉडी टेम्परेचर से एक्चुअली कम दिखाता है तो वो हमारी गलती है, हमारी इम्प्रॉपर टेक्निक है वो। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसकी वजह से उसे एरर हो रहे हैं, उससे गलतियाँ हो रही हैं मेजर करने में। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्लॉक को अगर सामने से देखें तो हमें अलग टाइम शो होगा, पर अगर हम साइड से देखें तो 1-2 मिनट जो क्लॉक का हैंड है वो हमें थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द डिफरेंट पोजिशन हमें दिखेगा मूव किया हुआ। ठीक है, सो इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि हमने जो ऑपरेटर्स है, हमने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें चंगी तरह से मतलब अच्छी तरह से सेट ही नहीं किया,
उसके बाद हम उसकी ऑब्जर्वेशन लेने लगे, इंस्ट्रूमेंट को रीड करने लगे, उसको भी हमने सेट नहीं किया था, इसलिए हमारी रीडिंग भी है जो वो गलत आ गई। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस लेने लगे, तो हमने ऑब्जर्व वैल्यू क्या है उसे ऑब्जर्व ही नहीं किया, मतलब 9.87 थी तो 9.85 ले ली हमने, ठीक है। वो हमारी पर्सनल एरर्स हैं हमें। उसके बाद एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब एक्सटर्नल कॉजेज के कारण, बाहरी कारणों के कारण भी हमारे एरर्स आ जाते हैं हमारी मेजरमेंट में। वो कैसे? द एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उसे 10 बार करेंगे तो आपकी हर बार जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर टाइम टेम्परेचर चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट में चेंज होता रहता है, प्रेशर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, विंड वेलोसिटी चेंज होती है। सिर्फ एक, अगर आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 2 या 3 बार ये मुश्किल से होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी, ठीक है। 2 या 3 बार ये मुश्किल से होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो सेम आएंगी। सो एक्सटर्नल कॉजेज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर्स इन मेजरमेंट, ओके। उसके बाद क्या जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उन्हें घटाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे घटाया जा सकता है? तो पहली बात है कि जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उन्हें घटाया जा सकता है कैसे? सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब हमारी जो एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक्स हैं उन्हें अगर हम इम्प्रूव कर लें तो सिस्टमेटिक एरर्स को घटाया जा सकता है। सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर हम पहले ही देख लें कि इंस्ट्रूमेंट ख़राब तो नहीं है, अगर वो गलत रीडिंग दे रहा है तो हम उसे बदल लें, या फिर पहले ही हम ध्यान दें कि जो इंस्ट्रूमेंट है हम अच्छी तरह सिलेक्ट करें जो ख़राब ना हो, ठीक है। रिमूविंग पर्सनल एरर, मतलब पर्सनल एरर है जो हम उन्हें घटा दें, अगर जो जितना हमसे हो सकता है हम पर्सनल एरर घटा दें तो सिस्टमेटिक एरर कम हो जाएंगे। और अगर एक्सटर्नल कॉज हैं उन्हें तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट ये जो 3 चीज़ें हैं अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हम सिस्टमेटिक एरर्स को घटा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स दैट आर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स कौन से होते हैं? जो इर्रेगुलरली हमारे एरर आ जाते हैं, मतलब रेगुलरली कभी कभार हमारे वो एरर्स आ जाते हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर्स, क्योंकि उन्हें चांस एरर्स भी कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट 10 बार कर रहे हो, 10 बार ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, तो शायद 2-3 बार मुश्किल से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर आ जाएं, वरना हर बार आपको डिफरेंट रीडिंग मिलेगी। इसलिए इन्हें चांस एरर्स कहते हैं। किसी बार ही ऐसा होता है कि ये एरर आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या हैं? रैंडम एरर्स के कॉजेज़ ये हैं कि रैंडम एरर्स में अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब एक्सटर्नल कॉज यहाँ पे भी अफेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, अभी अगर हम छाँव में जाकर एक्सपेरिमेंट करें, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, अगर हम धूप में जाके करें तो एरर होगा, वैल्यू में डिफरेंस आएगा, प्रेशर, वोल्टेज, सप्लाई सब इफेक्ट करती है। अगर दिस में ऑल्सो बी ड्यू टू पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब जो रैंडम एरर है वो ऑब्जर्वर के कारण भी आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्हें घटाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? जो रैंडम एरर्स हैं उन्हें भी हम कहते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं, यस है इसका आंसर। इन्हें भी घटाया जा सकता है कैसे? बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, मतलब अगर आप 1-2 बार ऑब्जर्व कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, तब 10 बार लो और उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन ले लो, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपके रैंडम एरर कम हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आती है हमारे पास ग्रॉस एरर्स। दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और रीडिंग्स ले रहा है उसकी ध्यान ना देने की वजह से ये एरर आते हैं। लाइक रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सेट नहीं किया, प्रॉपरली सेट नहीं किया और आप उसमें से रीडिंग ले रहे हो, तो शायद वो रीडिंग गलत होंगी,
शायद नहीं, पक्का ही गलत होंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, टेक्निक फॉलो ही नहीं की। टेकिंग ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली विदाउट केयरिंग अबाउट एरर्स एंड प्रिकॉशंस। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आप कोई भी जो प्रिकॉशंस हमें दिए होते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एरर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो कि एरर ना आ जाए, कहीं आपको इस बात का ध्यान ही नहीं है, तो आप गलत ले रहे हो ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली, पहले तो ये सिस्टम ही आपने गलत लिया था। अगर आपका सिस्टम सेट प्रॉपरली हुआ है, फिर भी आप ऑब्जर्वेशंस गलत ले रहे हो, जैसे 8.75 है, आप 8.5 लिए जा रहे हो, तो ऑब्जर्व करना भी प्रॉपरली इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्लॉक की एग्जांपल दी थी, अगर आप सामने से टाइम देखोगे तो डिफरेंट मतलब अगर 2 बजे हैं, तो जो अगर आप साइड से जाकर देखोगे तो शायद वो 1:55 ही 1:59 ही हुए हों, या फिर 2:1 और 2:2 हो सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, मतलब आपके पास आप हो सकता है फॉर्मूला ही गलत यूज़ कर रहे हो, जैसे ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला ही गलत यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगर फॉर्मूला सही है, अगर आप ऑब्जर्व आपने रॉन्ग कर लिए, तो आप ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी गलत पुट करोगे। सो दीज आर द ग्रॉस एरर्स। ये मिनिमाइज हो सकते हैं, इन्हें घटाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, या इन्हें भी घटाया जा सकता है। हर एरर है जो वो हमारी वजह से आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इन्हें घटाया जा ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाइए तो आप मेंटली अलर्ट हो, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, आप मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए। ऑब्जर्वर सिंसियर हो, सीधा हो, मतलब उसे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना हो, तो इन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, एंड इनकी अभी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अगर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन, हमने सब सुना हुआ है ये वर्ड, हम कई बार प्रिसीजन की जगह एक्यूरेसी की बात कर जाते हैं और एक्यूरेसी की जगह प्रिसीजन की बात कर जाते हैं, पर इनका मीनिंग डिफरेंट है, दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, बट वी ऑलवेज यूज देम टुगेदर इन प्लेस ऑफ इंटरचेंजली हमने यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक्यूरेसी की जगह हम प्रिसीजन यूज़ कर लेते हैं, प्रिसीजन की जगह हम एक्यूरेसी यूज़ कर लेते हैं। सो आज मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाली हूँ। सो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब अगर ट्रू वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो 0.999 आई है, तो ये बहुत क्लोज है, मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू, जितनी वैल्यू है वो क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो, जो अपने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालिए और माइनस ट्रू वैल्यू कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रिसीजन। प्रिसीजन इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर वैल्यू एंड मीन वैल्यू फॉर अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, आप उस इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालोगे, ठीक है, और जो मीन आएगा उसे इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब 10 बार आपने किया, पहली बार आपकी वैल्यू 1.5 आई, अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल वैल्यू में से अर्थमेटिक मीन आप माइनस कर दोगे, ठीक है। जितना स्मॉल डिफरेंस होगा, मतलब अगर माइनस करके आपका 0.12 के आसपास आए, मतलब बहुत थोड़ा सा गैप हो, उतनी आपकी जो प्रिसीजन है वो लार्जर होगी, ठीक है। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी, मतलब प्रिसीजन एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करती। गुड प्रिसीजन डज नॉट अश्योर गुड एक्यूरेसी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिसीजन अच्छी है तो आप एक्यूरेट भी होगे, ठीक है। Moving on, the topic is significant figures. Significant figures क्या होती हैं? Significant figures are the number of digits in a value, often a measurement that contribute to the degree of accuracy of the value. मतलब क्या है इसका? Significant figures मतलब हमारी accuracy of value की डिग्री को बढ़ाएं, जो उनमें contribute करें, ठीक है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको बताती हूँ। द टर्म सिग्निफिकेंट फिगर रेफर्स टू द नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट सिंगल डिजिट्स इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। मतलब 3709, अगर मैं इसे 0 हटा दूँ तो ये नंबर रह जाएगा 379।
मतलब इसमें अगर मैं 0 हटाती हूँ तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और वो फ़र्क पड़ता है इसलिए ये चारों के चारों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। ये सिंगल डिजिट की वैल्यू है यहाँ पे कोई, ठीक है। उसके बाद लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मतलब जितनी प्रिसीजन ज़्यादा है उतने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जहाँ अगर हम मेजरमेंट में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं तो हमारी प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट करने के क्या क्या रूल हैं। तो पहला रूल है यहाँ पे ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 3, 7, 9, 0 पहले तो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। ये तीनों नॉन ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से कोई और डिजिट है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 3, 4, 2, 8, 5। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गई, ठीक है। पहला रूल बहुत इजी सा है कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी 3, 7, 0, 9। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं। अगर दो डिजिट्स के बीच में 0 आ रही है तो 0 सिग्निफिकेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम अगले रूल पे चलते हैं अब, ठीक है। Moving on, the zeros to the right of decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. मान लीजिए कि हमारे पास है 0.00574, ठीक है। अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट के ये वाली 0, इधर वाली, और जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरोज़ आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। 0.0205, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि ये 0 दो डिजिट्स के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 4, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल द टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 3210 नंबर है, यहाँ पे जो ये 0 है मतलब एंड में जो हमारी ज़ीरोज़ आती हैं वो नहीं सिग्निफिकेंट होती। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स हैं 321, मतलब 3 हैं सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो डेसिमल पॉइंट भी ना हो जिसमें उसमें जो लास्ट में ज़ीरोज़ आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। चाहे वो 1000 है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1001 हो जाएगा तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगला रूल नंबर 5, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे ये वाला था 0.00502000, ठीक है। ये है। अभी ये वाले डिजिट्स तो हमने देखा कि ये सिग्निफिकेंट है नहीं, ये वाली जो है वो सिग्निफिकेंट है। 3 तो ये हो गए, पर डेसिमल पॉइंट के पीछे इन ज़ीरोज़ की ये 0 सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए यहाँ पे, मतलब डेसिमल लगा हुआ है तो ये पिछली वाली टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट है। अगर ये यहाँ पे डेसिमल ना होता तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थी। उसके बाद चेंज ऑफ यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर हम केजी से ग्राम्स में चले जाएं, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम्स है, वेट व्हाट इज हैपनिंग, सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। अगर यहाँ पे भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। मतलब अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी बदलती ही नहीं है। उसके बाद अगर राउंडिंग ऑफ, ये तो हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन विद अप्रॉक्सीमेट नंबर विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। मतलब जैसे 3.58 है तो हम इसे 3.6 ले लेते थे, इसे राउंडिंग ऑफ कह देते हैं। बस यही होती है राउंडिंग ऑफ। अभी देखते हैं इसके रूल्स। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब अगर हमारा लास्ट पॉइंट के लास्ट पे जो डिजिट है वो क्या है, वो हमारा 5 से छोटा है। लाइक मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 7.82, ठीक है। ये जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो 7.8 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ये फर्स्ट रूल था हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास हो 7.89, मतलब 5 जो है अभी भी 9 से छोटा हो गया, मतलब यहाँ जो ये डिजिट है वो रेज कर देंगे 1 से 8। प्रीसीडिंग मतलब इस लास्ट वाले से पहले वाला डिजिट, 8 + 1 कर देंगे, 7.9 आ जाएगा हमारा राउंड ऑफ करके, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल है हमारा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर हमारे पास यहाँ आ जाए 2.852, ठीक है। इफ द इज ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अदर डिजिट देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। देखिए यहाँ पे अगर हमें कहा गया है कि अगर जो ये वाला है 5 के पीछे नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब 0 ना हो, ठीक है, तो जो पिछला वाला डिजिट है उसे हम एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। If the digit to be dropped is 5 followed by the digits other than 0 then the preceding digit is raised by 1। हमारे पास एग्जाम्पल है 16.351, ठीक है। अभी हम 5 के जो बाद है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम जो 5 से पहले डिजिट आ रहा है उससे एक बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पे 4 बन जाएगा, 16.4 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड रूल था हमारा कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जिसके पीछे तीन डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, लाइक 4.256, ठीक है। ये देखिए, तो 5 के पीछे अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब 0 नहीं है, कोई और डिजिट है, तो 5 के जो पहले डिजिट आ रहा है मतलब 2, उसमें हम एक बढ़ा देते हैं, 4.3 आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर राउंडिंग ऑफ करके। उसके बाद रूल नंबर 4, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros then the preceding digit is left unchanged if it is even। या लाइक देखिए 4 पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे 3.250, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है यहाँ तो 5 हो, यहाँ फॉलोड बाय ज़ीरोस, मतलब 5 के पीछे या तो अकेला 5 हो या 5 के पीछे 0 हो, और जो 5 के पहले डिजिट आ रहा है वो इवन हो, तो हम उसे अनचेंज्ड रहने देते हैं, मतलब यहाँ पे आंसर 3.2 ही आएगा। अगला हमारा लास्ट रूल है वो है, इफ़ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0
5 followed by 0 then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। अगर अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है 3.750, ठीक है। यहाँ पे जो 5 के पीछे 0 है और जो ये डिजिट है वो ऑड है, तो इसे हम एक बढ़ा देंगे, मतलब 3.8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो ये थे हमारे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। एंड लास्ट हमारा टॉपिक बचा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वो हम देखते हैं। इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए कि हमें कोई लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है, हमें 2.1 मीटर दी हुई है एंड प्लस 1.78 मीटर दी हुई है एंड 2.046 मीटर दी हुई है। ये मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है, इनका हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.926 मीटर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतनी ही रखनी है जितना कि हमारे इन तीनों में से नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब सिग्निफिकेंट यहाँ इसमें कितनी है, 2 हैं, इसमें कितनी है, 3 है, इसमें कितनी है, 4 हैं, ठीक है। लीस्ट किसमें है, 2.1 में। मतलब हमें इसमें इतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, मतलब एक ही मतलब 2 ही रखेंगे तो 5.9 रखेंगे, ये 26 हम पीछे से काट देंगे। सिमिलरली इन द सब्ट्रैक्शन दे हैव सेड द सेम। लाइक अगर हमें 2 दी हुई हैं 12.87 माइनस 12.86, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01। मतलब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे भी 4 थी, यहाँ पे 3 ही हैं। यहाँ पे साइज 6 हो, लाइक सो सॉरी द एग्जाम्पल हैज़ बीन रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, आई रिटन इट रॉन्ग। तो हमारी जो है ये 12.587 एंड दूसरी हमारे पास 12.5, इन्हें अगर हम माइनस कर दें हमारे पास आंसर आएगा 0.087। इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसमें है 5, मतलब लीस्ट है इसमें, मतलब हम 3 रख लेंगे। ये वाली तो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है, 100, ये अभी हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में अर्थमेटिकल ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे लाते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमें 3.8 और 0.125 को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.475, ठीक है। तो अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 2 हैं, तो हमें भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही रखनी है। मतलब हम 47 रख सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.48 राउंडिंग ऑफ करके एंड में, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक था एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ आया हो, ये बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ इसमें से यही पूछा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, राउंडिंग ऑफ करके दिखाइए। लाइक शेयर कीजिए मेरी वीडियो को एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिव योर लव ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो